व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान, मेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 1956 की समाप्ति 1 अप्रैल 2014 को नए कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के साथ ही पुराना अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 समाप्त हो गया। नए अध्यायों का समावेश हुआ। नए कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 29 अध्याय हैं, जिसमें निम्नांकित नए अध्यायों का समावेश हुआ। पहला, पंजीकृत मूल्यांकांक या मूल्य निर्धारक यानी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, ये अध्याय 17 आया, जिसमें धारा 247 के अंतर्गत। इसके बाद है सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनीज, अध्याय 23, इसमें धाराएं 394 से 395 तक। निधियां, अध्याय 26, धारा 406 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण तथा अपील अदालत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये अध्याय 27 में आया। धाराएँ 407 से लेकर 434 तक इसकी व्याख्या करती हैं। और विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स, ये अध्याय 28 में धारा 435 से 446 तक इसका वर्णन करती हैं। तो एक तो कंपनी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में यह हुआ कि कंपनी अधिनियम 1956 की समाप्ति हो गई। 1 अप्रैल 2014 से भारत में नया कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया। दूसरा, ये नए चैप्टर्स का समावेश किया गया। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है एक व्यक्ति की कंपनी की अवधारणा। कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार एक व्यक्ति की कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया। इस नई कॉन्सेप्ट का समावेश किया गया, यानी कि एक व्यक्ति की कंपनी भी अब अस्तित्व में आ सकती है। इससे संबंधित सारी बातें आगे अभी आपको बताई जाएंगी। 33 नए विषयों को परिभाषित किया गया। 33 जो नए विषय हैं उसमें एसोसिएटेड कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी किसे कहेंगे, CEO, CFO, प्रमोटर, ये सब क्या है, इनको परिभाषित किया गया है। तो ये 33 नए विषयों पर भी इसमें चर्चा आई है। पांचवी बात, न्यायाधिकरण को पंजीकरण रद्द कराने का अधिकार है। यदि किसी कंपनी ने झूठी या असत्य सूचना देकर या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल इस संबंध में निम्नलिखित में से कोई भी आदेश जारी कर सकता है। पहला, सदस्यों का दायित्व असीमित कर देना। दूसरा, कंपनी का रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम ही हटा देना, यानी कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है ख़त्म कर देना। कंपनी के वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी की सारी संपत्तियां बेच करके उसके दायित्वों का भुगतान तक का कार्य संपन्न करा देना। और कोई भी अन्य उपयुक्त आदेश जारी कराने का भी ट्रिब्यूनल को अधिकार होगा। जो छठी महत्वपूर्ण बात है कंपनी अधिनियम 2013 की, वो है प्रविवरण में भ्रामक कथन के विरुद्ध वाद करने का अधिकार। कंपनी के प्रविवरण में यानी कि प्रॉस्पेक्टस में ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक बुकलेट की तरह है, जिससे कोई कंपनी जनता से अंशों के विक्रय के उद्देश्य से इंट्रोड्यूस करती है। और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसे देख करके लोग कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर अपने निर्णय लेते हैं कि उन्हें कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कितना करना है। अब अगर कोई ऐसी सूचना उसमें दी गई है जो भ्रामक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, जिसमें किसी बात को जो वास्तविकता में नहीं है उसको शामिल करने या किसी वास्तविकता में एग्जिस्ट करने वाली बात को छुपाने या किसी भी प्रतिकूल ढंग से व्यक्ति को प्रभावित करने की कोई कोशिश की गई है, तो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कंपनी के विरुद्ध मुकदमा कर सकता है। अदत्त लाभांश खाता, इसे भी ज़रा सा सुनिएगा। कभी कभी कंपनी अच्छा करती है, लाभ कमाती है, तो उसे लाभांश अपने सदस्यों में बांटना होता है। लाभांश घोषित भी कर दिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे लाभांश को हम अदत्त लाभांश बोलते हैं।
और दावा रहित लाभांश यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसकी धनराशि को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी को किसी अनुसूचित बैंक में अदत्त लाभांश खाता खोलना होगा। ये प्रावधान किया गया कंपनी अधिनियम 2013 में। इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के प्रावधानों का पालन न करने पर कंपनी पर 5 लाख रुपए से 25 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है, अर्थदंड। कंपनी के दोषी अधिकारी पर 1 लाख से 5 लाख तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अधिकारी के तौर पे कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ का जिम्मेदार दिखता है तो उस पर 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना, और अगर कंपनी पर पूरा मतलब सबकी कंपनी की इच्छा से वैसा कुछ किया गया कि धारा 124 के प्रावधानों का पालन नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी पर 5 लाख से 25 लाख तक का अर्थदंड यानी कि जुर्माना यानी कि फ़ाइन लगाया जा सकता है। इसके बाद में बात आती है समाहित समाहित वित्तीय विवरण तैयार करना। समाहित का मतलब होता है कंसोलिडेटेड। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो प्रधान कंपनी है और उसकी कई सारी सहायक कंपनियां हैं, तो प्रधान कंपनी को अपनी सहायक कंपनियों का डेटा जो है वह भी अपनी बैलेंस शीट में शामिल करके उसे पब्लिश कराना अनिवार्य होगा। एक और बात आती है 9th, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और ये मान के चलिए कि ये टॉपिक पूछा ही जाएगा। कारपोरेट सामाजिक दायित्व, इसे हम बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट की जगह इसे निगमीय सामाजिक दायित्व बोला जाता है। जब हिंदी में बोलें तो पूरा हिंदी बोलें। कारपोरेट का मतलब होता है निगम और कारपोरेट का मतलब निगमीय सामाजिक दायित्व। कभी कभी निगम सामाजिक दायित्व भी इसे हम बोलते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन शॉर्ट हम इसे जानते हैं CSR। कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनियों के लिए अपनी 3 वर्ष की औसत आय लाभ के रूप में होती है कंपनियों में। तो 3 वर्ष की औसत आय अर्थात 3 वर्ष का जो उनका लाभ है उसका न्यूनतम, और ये लाभ कौन सा होगा, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इसका 2% भाग कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय किया जाएगा। यानी कि अगर किसी कंपनी ने मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, तो 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी को उसका 2% वो कितना आएगा, अगर इसका 2% निकालें तो आएगा 20 करोड़। तो इस 20 करोड़ को कंपनी को खर्च करना ही पड़ेगा सामाजिक कार्यों के लिए। तो खैर यह नियम उन कंपनियों पर लागू है, सब पर नहीं, केवल उन कंपनियों पर जिनका शुद्ध मूल्य यानी नेटवर्थ अर्थात जिनकी संपत्तियां 500 करोड़ से अधिक हैं, या फिर जिनका टर्नओवर जो है, टर्नओवर का मतलब होता है विक्रय वगैरह, वो 1000 करोड़ से अधिक है, या फिर जिनका शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्षों में 5 करोड़ या उससे अधिक रहा है। ये सारी कंपनियां धारा 135 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपनी 3 वर्ष के औसत आय का 2% भाग कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करेंगी अनिवार्यतः। 10वां अंकेक्षण तथा अंकेक्षक। इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139, 140, 141, 143 और 144 में कुछ व्यवस्थाएं दी गई। पहला, कंपनियां किसी एक अंकेक्षक या ऑडिटर की सेवाएं अधिकतम 5 वर्षों तक ही ले सकेंगी। ये इसलिए कि जब लगातार आप किसी से सेवा लेते हैं तो आपके उस ऑडिटर के साथ अनौपचारिक संबंध भी बनते हैं, यानी कि आप उनसे घुल मिल जाते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति में वो आपके पक्ष में भी कभी कभी आपकी मनचाही रिपोर्ट वो लगा देते हैं। ऐसी संभावना को समझते हुए संभवतः ये तय किया गया कि जो ऑडिटर होंगे वो अधिकतम, कोई एक ऑडिटर अधिकतम 5 वर्षों तक ही सेवा दे सकेगा। कोई ऑडिटर जो होगा एक समय में अधिकतम 20 कंपनियों को ही अपनी सेवाएं दे सकेगा। यानी कि एक ऑडिटर अच्छे से ऑडिट कर सके तो ये माना जाता है कि 20 कंपनियों से ज़्यादा उसे एक साथ ऑडिट नहीं करना चाहिए। अपूर्ण या गलत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ऑडिटर के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि जैसे वह स्वयं फ्रॉड कर रहा हो। चौथी बात, सीमित दायित्व वाले साझेदारों को ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है।
ऐसे साझेदार जिनका दायित्व सीमित है उन्हें भी ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित लेखांकन स्तरों यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार होनी चाहिए। यदि न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी ऑडिटर ने कपटपूर्ण ढंग से कार्य किया है या उसने कंपनी के किसी अधिकारी या निदेशक से साठगांठ करके कार्य किया है, तो वह ऐसे ऑडिटर को कभी भी बदल सकता है। और सातवीं बात, सूचीबद्ध बड़ी कंपनियां जो हैं उनसे संबंधित है। और ये सूचीबद्ध जो बड़ी कंपनियां हैं इनसे आशय क्या है? जो सूचीबद्ध बड़ी कंपनियां हैं इनके लिए सचिवीय ऑडिट यानी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना अनिवार्य है। ठीक है, इसे हम विस्तार से बाद में जानेंगे। जो इसमें 11वां पॉइंट आता है वह है, ये अभी आपने जो पढ़ा ये था अंकेक्षण तथा अंकेक्षक संबंधी प्रावधान। जो 11वां पॉइंट है वो निदेशकों और निदेशक मंडल से संबंधित है। इसमें कुछ बातें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान से सुन लीजिए। ये अलग से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम 1/3 निदेशक स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट होंगे। ये स्वतंत्र निदेशक जो होंगे ये 6 वर्ष में इन्हें बदलना अनिवार्य होगा। यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जो किसी राष्ट्रीयकृत स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर ऑनलाइन खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ठीक है, वो कंपनियां अनलिस्टेड कंपनीज यानी सूचीबद्ध कंपनी कहलाती हैं। उनमें जितने भी निदेशक यानी डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी संस्था किसी कंपनी के मेंबर्स जिन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं, उसमें 1/3 निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक, निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला का निदेशक होना अनिवार्य होगा। ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। संभवतः कोई भी पार्टनर या व्यक्ति 20 से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं हो सकेगा। कंपनी के निदेशक का वेतन कंपनी के शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि कंपनी जितना भी कमाती है, किसी भी निदेशक का वेतन, क्योंकि जाहिर सी बात है निदेशक जो होगा वो कंपनी में समस्त निर्णयों को लेने के लिए अधिकृत है, तो वो अपने वेतन को ही बढ़ा करके 20% 30% कर सकता है। लेकिन कंपनी अधिनियम के निदेशक या निदेशक मंडल संबंधी प्रावधानों में इसकी भी व्यवस्था कर दी गई कि 5% से ज़्यादा शुद्ध लाभ का किसी भी कंपनी के निदेशक का वेतन नहीं हो सकेगा। किसी प्राइवेट कंपनी जो है किसी प्राइवेट कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की अधिकतम संख्या 12 के स्थान पर अब कर दी गई है 15, और विशेष प्रस्ताव द्वारा इस संख्या में वृद्धि भी की जा सकेगी। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निदेशकों की इन समितियों को गठित करना अनिवार्य होगा। एक तो ऑडिट समिति, यानी कि जो एनलिस्टेड कंपनियां हैं, मैंने अभी बताया एनलिस्टेड कंपनीज़ कौन होती हैं, उनको ये चीज़ें करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। एक तो उन्हें ऑडिट समिति बनानी होगी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति बनानी होगी। दूसरा, पड़धारियों के परस्पर संबंध समिति। पड़धारी मतलब होता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर वो सब लोग होते हैं जो कंपनी में जिनका हित होता है, अर्थात जैसे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सब पड़धारी कहलाते हैं, स्टेक होल्डर कहलाते हैं। इनके साथ अच्छे संबंध बने रहें प्रबंध समिति के, तो इसके लिए स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनाई जाती है। ये सब धारा 177 से 178 के अंतर्गत बताया गया। प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक निदेशक ऐसा होना चाहिए जो पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। एक व्यक्ति कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए भारत में अगर कोई कंपनी है उसके लिए। निदेशक मंडल की मीटिंग अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है, बशर्ते एक स्वतंत्र निदेशक उसमें उपस्थित होता है। स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के अभाव में निदेशक मंडल द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय तभी अंतिम होगा यदि उसकी कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा पुष्टि कर दी जाए, यानी कि रैटिफिकेशन कर दिया जाए। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी किसी भी वर्ग की कंपनी अपने निदेशकों तथा कर्मचारियों के कार्यकलापों के लिए एक निगरानी संयंत्र यानी विजिल मैकेनिज़्म स्थापित करेगी, जो कि उसके निदेशक उनके कर्मचारियों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करते रहेंगे।
सतत मूल्यांकन करते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो शेयर बाज़ार है उसमें सूचीबद्ध कंपनियां हैं, उनके शेयर धारकों की मांग पर उनके हितों का ध्यान रखने के लिए एक निदेशक की अलग से नियुक्ति करनी होगी, अगर शेयर धारक मांग करें तो। ठीक। जो 12वां पॉइंट है, प्रावधानों से संबंधित राजनीतिक दलों को चंदा। कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की सीमा को 5% से बढ़ा करके 7.5% कर दिया गया है। धारा 182। प्रतिभूतियों के आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध। ये आंतरिक ट्रेडिंग जान लीजिए, जैसे कंपनी से संबंधित बहुत ही कुछ गोपनीय सूचनाएं होती हैं, वो निदेशकों को पता होती हैं, तो निदेशक उन सूचनाओं को लीक कर दें और फाइनली जो है उससे अगर कुछ लोग जो उन सूचनाओं को जान जाएं, फिर उसके आधार पे वह उन शेयर में पैसा पहले से ही लगा दें या उन्हें पहले से ही बेच दें, ये सब आंतरिक ट्रेडिंग यानी इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है और ये बिल्कुल गलत है, इसे इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आंतरिक ट्रेडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है धारा 195 में। 14 पॉइंट है कंपनी की धोखाधड़ी पर नियंत्रण। कंपनी की धोखाधड़ी की मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने गंभीर कपट जांच कार्यालय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO स्थापित करेगी, ऐसा इस कंपनी अधिनियम में इसको व्यवस्था दी गई है। ऐसे कार्यालय की अध्यक्षता एक निदेशक द्वारा की जाएगी। कार्यालय के अन्य सदस्य जो होंगे वह बैंकिंग, कंपनी मामले, कराधान, पूंजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, विधान यानी कि लॉ, कानून, न्यायालयिक ऑडिट यानी कि फॉरेंसिक ऑडिट तथा अन्य निर्धारित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। और कंपनी अधिनियम 2013 में SFIO को अधिक वैधानिक शक्तियां दी गई हैं। इन्हें गिरफ्तारी कराने का भी आदेश दिया गया है, अधिकार दिया गया है। 211 से 211 से धारा 228 तक इनका विवरण दिया गया है। यदि कंपनी ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसका उसके विरुद्ध की जाने वाली जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 226। लॉकआउट यानी व्यवसाय बंद करना। कंपनी द्वारा तालाबंदी अथवा व्यवसाय बंद करने की स्थिति में कर्मचारियों को 2 वर्ष का वेतन देना अनिवार्य होगा। ये कंपनी अधिनियम में बाकायदा इसकी व्यवस्था की गई और ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है गरीबों के सुरक्षा के लिए। पंजीकृत मूल्यांकक। यदि किसी कंपनी की संपत्ति, स्टॉक, शेयर, ऋणपत्रों, प्रतिभूतियों, ख्याति आदि किसी परिसंपत्ति का मूल्यांकन कराना है तो मूल्यांकन का कार्य अंकेक्षण समिति द्वारा नियुक्त किसी अनुभवी पंजीकृत मूल्यांकक या मूल्य निर्धारक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा ही होगा। पूंजीकृत मूल्यांकक की अनुपस्थिति में मूल्यांकन का कार्य स्वयं निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकक मूल्य निर्धारण के कार्य को निष्पक्ष रूप से करेगा और उपयुक्त ढंग से करेगा, निर्धारित नियमों के अनुसार करेगा। मूल्यांकन ऐसी परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं करे, परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं करेगा, असेट, परिसंपत्ति यानी असेट, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो और जिससे उसका मूल्यांकन के समय बाद में हित उत्पन्न हो रहा हो, उसमें भी। फिर बात आती है सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी की यहाँ पर व्याख्या की गई है, ध्यान से सुन लीजिए। यदि किसी कंपनी की सदस्य केंद्र सरकार है तो वह यानी कि सरकार कंपनी की वार्षिक साधारण सभा यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 3 महीने के अंदर कंपनी के मामलों यानी कि कंपनी अफेयर संबंधी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी और जिस पर भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, CAG जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, कंप्ट्रोलर, ये कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वह अपनी सम्मति उसमें देगा। तत्पश्चात ऐसी रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करना होगा। ये सरकारी कंपनी के बारे में धारा 394 में कहा गया। दूसरा, केंद्र के अलावा यदि कोई राज्य सरकार या कुछ राज्य सरकारें सदस्य हों कंपनी के, तो प्रत्येक राज्य सरकार कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के बाद 3 महीने के अंदर कंपनी के कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी और ऐसी रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करी जाएगी। धारा 395, धारा 94 और 395 के प्रावधान ऐसी कंपनी पर भी लागू होंगे जिसका समापन भी किया जा चुका हो।
एक आती है निधि। निधि की परिभाषा, निधि से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन अपने सदस्यों में मितव्यय यानी थ्रिफ्ट यानी कम खर्ची और इससे होती है बचत। तो मितव्यय और बचत लगभग एक जैसे शब्द हैं। ऐसी आदतें उत्पन्न करने के लिए उनसे जमा राशियाँ प्राप्त करने और अपने सदस्यों के लाभार्थ ही केवल सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। ये धारा 406 में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण तथा अपील न्यायाधिकरण, कंपनी अधिनियम 2013 की 407 से 434 तक की धाराएं, दोनों न्यायाधिकरणों संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो पहले हम समझते हैं एक एक करके। केंद्र सरकार सूचना यानी नोटिफिकेशन द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, जिसका एक प्रेसिडेंट तथा न्यायिक व तकनीकी सदस्य जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होंगे। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी, धारा 409। इसके बाद में आता है क्या, इसके बाद में है केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन करेगी, जिसका एक चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष तथा न्यायिक और तकनीकी सदस्य भी होंगे। सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार करेगी। सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 11 हो सकेगी, मगर किसमें? अपीलेट ट्रिब्यूनल में यानी कि अपील न्यायाधिकरण में। अपील न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हाई कोर्ट होता है फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जो आपने पहले पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा वो क्या था? वो था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसके जो भी निर्णय आएंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को उसमें कोई आपत्ति है तो वह फर्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी बात रख सकता है। इसीलिए ये बात कही गई है कि दरअसल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के जो आदेश होंगे उनके विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति अपील करना चाहता है तो उसके लिए वो अपील न्यायाधिकरण में यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। 411 से 437 तक की धाराओं में दोनों प्रकार के न्यायाधिकरणों के प्रेसिडेंट तथा सदस्यों की योग्यता, वेतन, त्यागपत्र, निष्कासन आदि न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। एक और बात आती है, जो विशेष न्यायालय हैं उनके भी गठन की बात आई है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करके विशेष न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट्स गठित कर सकती है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार करके सलाह मशविरा करके और विशेष न्यायालय का भी गठन कर सकती है। धारा 435, धारा 436 में उन अपराधों का उल्लेख किया गया है, ऑफेंसेस, जिनके विरुद्ध वादों की सुनवाई करने का विशेष न्यायालय को अधिकार होगा। निष्क्रिय कंपनी कौन होती हैं, इन्हें भी जान लीजिए। कंपनी विधान 2013, इसके अंतर्गत किसी भावी प्रायोजना, फ्यूचर प्रोजेक्ट या किसी परिसंपत्ति या बौद्धिक संपत्ति की देखरेख के लिए गठित की गई कंपनी जिसके पास पर्याप्त लेखांकन लेन देन यानी कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, वह कोई व्यवसाय करती नज़र नहीं आएगी, वह निष्क्रिय कंपनी कहलाएगी, डॉर्मेंट कंपनी कहलाएगी। और इसकी स्थिति प्राप्त करने के लिए कंपनी पंजीयक को आवेदन भी कर सकती है, धारा 455। एक बार फिर से बता दें, किसी भावी परियोजना या प्रायोजना, किसी परिसंपत्ति या बौद्धिक संपत्ति की देखरेख के लिए कोई कंपनी अगर गठित की गई है तो वो कोई लेखांकन लेन देन जो है नहीं कर पा रही होगी, ऐसी कंपनी को आप निष्क्रिय कंपनी मानेंगे, डॉर्मेंट कंपनी कहेंगे और इसके लिए आपको पंजीयक के कार्यालय में आवेदन देना होता है। कुछ और प्रावधान हैं। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हुआ करती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में उनकी सदस्य संख्या बढ़ा करके कर दी गई है कितनी? ये कर दी गई है 200। ठीक है, 50 के स्थान पर 200 कर दी गई है। फिर जो कुछ अन्य प्रावधान हैं उसमें हम दूसरा पॉइंट जानते हैं, किसी कंपनी के अधिग्रहण में छद्म नामों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अधिग्रहण का मतलब होता है एक कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी को खरीद लेना। तो किसी बनावटी नाम से किसी नई कंपनी के नाम, मान लिया कंपनी आपकी है ABC लिमिटेड, लेकिन आपने कोई दूसरे नाम से उस कंपनी को ख़रीदना चाहा है अगर, तो ये गलत है। ठीक है,
इसे सीडोनिम बोलते हैं, सीडोनिम नहीं होना चाहिए, छद्म नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले निवेश की जानकारी का रिकॉर्ड कंपनियों को रखना होगा। यानी कि कहीं से भी अगर आपको निवेश मिला है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, तो आपको उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और मांगे जाने पर उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। कंपनी के दस्तावेजों में घोषित तथ्यों के गलत पाए जाने पर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपराधिक मामला उन पर दर्ज करा सकेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनियां ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जिसे जीपीआर बोलते हैं, वो जारी कर सकेंगी। इसे बताएंगे बाद में, जीडीआर सॉरी बोलते हैं, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सभी कंपनियों का वित्तीय वर्ष समान होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। विशेष परिस्थिति में कंपनी को अनुमति लेनी पड़ेगी। कंपनी अधिनियम 2013 में पारसा सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के 3 विभिन्न श्रेणियां, मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य, इसमें विभाजन को समाप्त कर दिया गया है। अब पारसा सीमा नियम में केवल उन उद्देश्यों का उल्लेख होना अनिवार्य है जिसके लिए कंपनियां सम्मिलित होती हैं, यानी मुख्य, सहायक और अन्य उद्देश्य, इस तरह का कैटेगराइजेशन अब नहीं होगा। निजी कंपनियों द्वारा प्रविवरण के स्थानापन्न विवरण यानी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता को अब समाप्त कर दिया गया है। नए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक विस्तृत प्रविवरण का निर्गमन अनिवार्य है। कंपनी साधारण सभा में अंशधारियों के विशेष प्रस्ताव द्वारा सहमत के बिना प्रविवरण में दी गई अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले निजी कंपनियां प्रविवरण अगर इशू नहीं करती थीं तो उनके स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण इशू कर लेती थीं, लेकिन अब इसकी आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया है। नई कंपनी अधिनियम के अनुसार एक विस्तृत प्रविवरण का निर्गमन अनिवार्य है, इसे याद रखिएगा। ये आ सकता है बहुविकल्पी प्रश्नों में या किसी अन्य रूप में। कंपनी साधारण सभा में अंशधारियों के विशेष प्रस्ताव द्वारा सहमत के बिना प्रविवरण में दी गई अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। समावेलन के 18 महीने के अंदर वार्षिक साधारण सभा करने की समय सीमा घटाकर 9 महीने कर दी गई है। अब कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के अंदर करनी होगी आयोजित। अन्य दशाओं में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के अंदर आयोजित करनी होगी। वैधानिक रूप से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक संचालक जो अपने पद से अगर त्यागपत्र देता है तो वह अपने त्यागपत्र की एक प्रति त्यागपत्र देने के 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेज दे। और कंपनी अधिनियम 1956 में ये प्रावधान दरअसल नहीं था। ठीक है, एक और अंतिम 2 जो प्रावधान है वो है नए कंपनी अधिनियम में एक समामलित संस्था के संबंध में कपट को, फ्रॉड को बाकायदा बताया गया कि फ्रॉड का मतलब क्या है। और वर्ष 2013 का कंपनी अधिनियम बीमार कंपनियों के पुनर्जीवन एवं पुनर्स्थापन, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, हाँ, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करता है। इसके लिए अंतरिम प्रशासक की नियुक्ति का भी प्रावधान है, यानी कि कोई एक ऐसा अंतरिम प्रशासक नियुक्त किया जाएगा जो कंपनी को रिवाइव करेगा, उसका रिहेबिलिटेशन कराएगा, यानी उस कंपनी को, जो बीमार कंपनी है यानी जो लॉस में चल रही है, उस कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए समस्त कार्रवाई करेगा। तो ये जो आपने अभी पढ़े हैं ये प्रावधान हैं कंपनी अधिनियम 2013 के, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन समस्त प्रावधानों को आपको याद करना होगा और लिखना होगा। हाँ, अगर एक ही प्रश्न में आपसे ये प्रावधान पूछे जाएं तो इसमें तो 20-25 पॉइंट हैं, कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन ये आपको लिखना होगा सारा कुछ। तो कृपया आप इन्हें संक्षेप में, जहाँ संक्षेप में कर सकते हैं उन्हें संक्षेप में करें, लेकिन ये पूरी बात आपको लिखनी होगी। 2, 3, 4, 10 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये नया टॉपिक है। क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इससे ज़रूर आएगा, ये आप मान के चलें। तो आज का प्रश्न क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।